हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 416 पार्टीशन इक्वल सबसेट सम गिवन एन इंटीजर array nums return true if you can partition the array into two subsets such that the sum of the elements in both subset is equal or false otherwise। आपको एक array दिया गया है nums, आपको उसको पार्टीशन करना है दो सबसेट्स में। कंडीशन ये दी गई है कि जो टोटल सम बैठेगा दोनों सबसेट का वो इक्वल होना चाहिए। तो आप रिटर्न ट्रू करेंगे अगर आप ऐसे पार्टीशन कर पाते हैं, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। एक एरे है 1 5 11 5। इस एरे को हम पार्टीशन कर सकते हैं। एक पार्टीशन में आएगा 1 5 5 और सेकंड पार्टीशन में आएगा 11। तो दोनों का सम जो होगा वो दोनों का 11 और 11 यानी इक्वल है, तो इस केस में हम ट्रू रिटर्न करेंगे। सेकंड केस 1 2 3 5, तो हम कोई वैलिड पार्टीशन नहीं बना सकते, तो इस केस में हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। जो एरे की लेंथ है वो लेस देन और इक्वल टू 200 है, और जो हर एक एलिमेंट की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 100 है। तो चलिए, जो ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन से मिलती है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, एग्जैक्टली पार्टीशनिंग है क्या। मान लीजिए आपके पास चार एलिमेंट है, तो आपको इन चार एलिमेंट को दो बकेट्स में बांटना है। ए बी आप इसमें कर लो, सी डी इसमें कर लो, ए इसमें कर लो, बी सी डी इसमें कर लो, ए बी सी इसमें कर लो, डी इसमें कर लो, या और कोई अगर पार्टीशन का तरीका हो। और देन आप इन दोनों का सम निकाल के चेक करेंगे इक्वल है या नहीं। एक और ऑब्जर्वेशन में पता लगती है कि अगर हमें इन दोनों पार्टीशन का सम इक्वल बनाना है तो ओवरऑल सम आपका इवन होना चाहिए। क्योंकि अगर ओवरऑल सम आपका नेगेटिव हुआ तो आप डेसिमल में तो ब्रेक नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर 1 2 3 4 है, क्योंकि वहां पे इंटीजर नम्स बोला गया है, इंटीजर में वैल्यू है, डेसिमल में कोई वैल्यू होगी नहीं। तो आप 1 को 0.5 अलग अलग नहीं तोड़ सकते। तो आपका जो सम है अगर पूरे एरे का वो इवन नहीं है, तो आप कोई भी ऐसा पार्टीशन नहीं बना सकते। तो इन केस ऑफ ऑड सम सिंपली रिटर्न फॉल्स। इन केस ऑफ इवन सम हम टोटल सम का हाफ बनाएंगे। तो टोटल सम डिवाइड बाय 2, ये हमारा हाफ आ जाएगा। अब हम ट्राई करेंगे क्या कोई सबसेट है जो इस हाफ सम को बना रहा है। वो जो सबसेट होगा हम उसको एक तरफ जब निकाल लेंगे तो जितने नंबर बचेंगे वो भी एग्जैक्टली हाफ ही बना रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि फाइंड अ सबसेट जिसका सम इज इक्वल टू टोटल सम बाय 2 यानी हाफ। अब वो हम कैसे पता कर सकते हैं। पहला तरीका है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स तरीका कहता है कि आप सारे सबसेट एक एरे के बनाओ और उस सबसेट को पिक करो जिसका सम टोटल बाय 2 आ रहा है। अगर आप सारे सबसेट ट्रैवर्स करने जाओगे तो आपका जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो 2 raised to power n होगी, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे। क्योंकि इतने ही टोटल नंबर ऑफ सबसेट एक एरे के होते हैं। देन आपको हर एक एरे जो बना है उस पर आइटरेट भी करना पड़ेगा, तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी भी होगी। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी लगेगी जिसमें अगर हमारा पार्टीशनिंग हो सकेगी तो हमें सबसेट मिल जाएगा, अगर नहीं हो सकेगी तो नहीं मिलेगा। n की वैल्यू हमारी जो मैक्सिमम है वो है 200, तो ये 2 raised to power 200 क्रॉस ओ 200। तो ये तो काफी बड़ा नंबर हो जाएगा। ये इतना बड़ा नंबर है कि जो टाइम लिमिट आपको लीड कोड प्लेटफॉर्म ने दी है उसमें ये एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा, तो ये हमें टीएलई रिटर्न करेगा, टाइम लिमिट एक्सीड। ठीक है। तो हम सारे जितने भी सबसेट है उन पर आइटरेट नहीं कर सकते। ठीक है। क्या हम सारे के सारे सम पर आइटरेट कर सकते हैं। क्या हम एक एक सम को उठाकर चेक कर सकते हैं कि क्या ये बन सकता है, क्या ये बन सकता है, क्या ये बन सकता है या नहीं बन सकता। उसको देख लेते हैं। हमारे हर एक एलिमेंट जो वैल्यू है वो है 100, और आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो सकते हैं 200। तो एट मैक्स आपके जो सम की वैल्यू क्या होगी, अगर सारे एलिमेंट की वैल्यू ही 100 है तो आपकी वैल्यू होगी 2 × 10⁻⁴। तो आपके पास 1 से लेके इतना मैक्सिमम सम हो सकता है। ठीक है।
क्या हम हर एक सम की वैल्यू पर जाके ये चेक कर सकते हैं कि करंट वैल्यू किसी भी तरीके से बन सकती है या नहीं? लेट्स सी। अगर मैं शुरुआत से चलूं, तो अभी अगर मेरे पास एग्जांपल फर्स्ट ले लेते हैं, 1 5 1 5 11 5, जिसका सम है 11 5 16 5 21 22, तो इसका हाफ है 11। मैं इस एरे को, अभी स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, अब मैं रिकर्सिवली कैसे कैसे कॉल कर सकता हूँ? तो मेरे पास चॉइस है फर्स्ट इंडेक्स की। मैं इंडेक्स फर्स्ट पे हूँ क्योंकि मुझे पिक करना है, ये मेरा ओवरऑल कलेक्शन है, इसमें से मुझे कुछ एलिमेंट्स पिक करने हैं जो कि मुझे 11 सम बना के दे करंट सिनेरियो में। तो मेरे पास फर्स्ट इंडेक्स पे खड़ा हूँ। अब मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं इसको पिक कर लूँ या मैं इसको पिक ना करूँ। ठीक है, अगर मैं इसको पिक करूँगा तो मेरे पास तो मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाऊंगा, 1 5 11 5। अब मैं इस एलिमेंट पर हूँ, और जो मेरा ये 11 सम मुझे बनाना था, तो यहाँ पर जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि आप स्टैंड कर रहे हो जीरोथ इंडेक्स पे। क्या आप 11 एज अ सम उस इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक जितने एलिमेंट है उनको किसी भी तरीके से पिक करके क्या 11 बना सकते हो? अब मैं रिकर्सिवली इधर चला गया, मैंने 1 को पिक कर लिया। अब जैसे ही मैंने 1 को पिक करा तो मेरी अब रिक्वायरमेंट 11 की नहीं रही, मेरी रिक्वायरमेंट अब 10 की हो गई है, क्योंकि मैंने 1 ऑलरेडी पिक कर लिया है। यहाँ पर जो लैंग्वेज होगी वो ये होगी कि क्या 5 11 5 को समहाउ पिक करके, 5 11 5 में से कुछ एलिमेंट्स को पिक करके क्या मैं 10 बना सकता हूँ, या मैं यहाँ से रिकर्सिवली कॉल करके 1 5 11 5 पर ही जाऊं, बट मैंने 1 को पिक नहीं करा। तो ये है पिक और ये है नॉट पिक। अगर मैंने 1 को पिक नहीं करा तो ये 11 एज इट इज रहेगा। ठीक है, मैं दोनों पाथ को क्यों ट्रेवर्स कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे इस पोजीशन पे खड़े होके नहीं पता कि 1 को पिक करना मेरे लिए सूटेबल है या नहीं, क्योंकि हम यहाँ ग्रीडीली नहीं बता सकते कि मेरे लिए 1 को पिक करना सही है या नहीं। तो मेरे को मजबूरी में दोनों पाथ को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, पिक एंड नॉन पिक। सिंपली मैं नेक्स्ट पे चला जाऊंगा, यहाँ मैं पिक करूंगा, तो ये हो जाएगा 1 5 11 5, और ये हो जाएगा 5। अब मैं पिक करूंगा और इधर नॉट पिक पे जाऊंगा, तो अब मैं नॉट पिक वाला चला जाता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि 11 को नहीं लेंगे तो आंसर बनने वाला है। तो मैं फिर 1 5 11 5 पर रहूंगा, और अब मैं यहाँ हूँ, इस पर मैं आके पिक करूंगा। जब मैं इसको पिक करूंगा तो ये 1 5 11 5 होगा, और मेरे सारे एलिमेंट खत्म हो जाएंगे, और मैं यहाँ पर जीरो हो जाऊंगा। जैसे ही मुझे जीरो मिलेगा, इसका मतलब है मैंने उन सभी एलिमेंट्स को पिक कर लिया है जो मेरा सम 11 बना रहे थे। या जब आप रिकर्सिवली इस स्टेप पे होगे तो ये बोलेगा मैंने 5 मैंने बना दिया यूजिंग दीज वैल्यूज, और ये जिस फंक्शन ने इसको कॉल करा था उसको ट्रू रिटर्न करेगा, ये इसको ट्रू करेगा, ये इसको ट्रू करेगा, सिंपली ट्रू ऊपर कैलकुलेट होते हुए यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब बात आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। यहाँ तो मैंने आपको एरे दिखाया है, बट आइडियली हम ये पूरा एरे एज एन आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली इंडेक्स को यूज कर रहे हैं, जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स। तो मेरी जो रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं वो इंडेक्स कॉमा जो सम की वैल्यू है उस पर हो रही हैं। इंडेक्स मेरे टोटल हो सकते हैं, तो अब ये जो मेरी कॉल्स हैं ये कितने परम्यूटेशंस बना सकती हैं, तो जितने परम्यूटेशन बना सकती है उतनी मेरी मैक्सिमम फंक्शन कॉलिंग होगी। तो इंडेक्स आपके 200, मतलब इस पर 200 वैल्यू तक आ सकती है, और सम की वैल्यू आपकी एट मैक्स होनी थी 2 क्रॉस 10 की पावर 4,
जब मैं इसका हाफ सम करूंगा तो ये 2 भी हट जाएगा, तो अल्टीमेटली 10⁴ ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 10⁶। तो इतने परम्यूटेशंस आपके आर्गुमेंट के बन सकते हैं रिकर्सिव कॉल के, जो कि वेल विद इन द लिमिट्स हैं। 1 सेकंड का जो रूल होता है उसमें माना जाता है डीएसए में कि रफली 10⁹ ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। तो ये तो 2 × 10⁶ ऑपरेशन है। बट देर इज अ कैच। तो आपके जो यूनिक परम्यूटेशन है आर्गुमेंट के किसी भी फंक्शन जो कॉल हो रहे हैं रिकर्सिवली, वो तो आपके 2 × 10⁶ है। बट ये जो फंक्शन रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, ये ब्रांच आउट हो रहा है। मतलब हर एक लेवल पर हम ब्रांच आउट कर रहे हैं विद अ फैक्टर ऑफ 2। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रो करेगा। तो अल्टीमेटली ये भी एक एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी में जा रहा है। अब ये एक्सपोनेंशियल क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो कुछ कॉल्स होंगी वो रिपीट हो सकती है विद सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स। जैसे कि आप लेफ्ट साइड जब जा रहे हो तो आप एक इंडेक्स बढ़ रहा है, 0 से आप 1 जा रहे हो, 1 से 2 जा रहे हो। जब आप राइट जा रहे हो तब भी एक इंडेक्स बढ़ रहा है, 0 से 1 जा रहे हो, 1 से 2 जा रहे हो। तो आप ये तो श्योर हैं कि किसी एक्स लेवल पर आपके लेफ्ट और जो राइट जो सिबलिंग्स होंगे उनका आयत इंडेक्स तो सेम होगा ही होगा, है ना। बट कोई चांस ऐसा हो सकता है, कुछ प्लस माइनस ऐसा हुआ कि आपका जो सम वाला आर्गुमेंट है ये भी सेम हो गया। तो अगर वो वाला केस हुआ, मान लीजिए आपका आई इंडेक्स और सम की जो वैल्यू है वो भी सेम हो गई, तो जब आप लेफ्ट पार्टीशन में रिकर्सिवली कॉल कर रहे होंगे तब तो आप इसको एग्जीक्यूट कर चुके होंगे ना इस आर्ग्यूमेंट के साथ। तो आप इस राइट वाले ब्रांच में जब कॉल करके रिकर्सिवली कोड बन चला रहे होंगे तो आप दोबारा से इसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहोगे। दोबारा से अगर आपने एग्जीक्यूट करा तो आप सिंपली एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी में जा रहे हो। तो हम क्या करेंगे, जब ये फर्स्ट टाइम हमें मिलेगा हम इसको स्टोर कर लेंगे, इसके आंसर को किसी हैश मैप में स्टोर कर लेंगे या किसी और तरीके से। और इसी स्टोरिंग को हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। तो अगर हम सिंपल टेक्स्ट बुक डेफिनेशन डायनेमिक प्रोग्रामिंग की देखें तो उसमें यही बोला जाता है कि अगर सब प्रॉब्लम्स में कोई प्रॉब्लम टूट रही है, मतलब सब प्रॉब्लम कैसे, पहले प्रॉब्लम यहाँ थी, देन सिमिलर हमने इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया, अब ये खुद में एक प्रॉब्लम है, और आपकी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है, मतलब जो प्रॉब्लम आपने यहाँ सॉल्व करी जिन आर्ग्यूमेंट के साथ वही आपको यहाँ मिल गई दोबारा। देन हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करके दोबारा से उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करते जिसके आर्ग्यूमेंट सेम थे और वो पहले से सॉल्व हो चुकी है। अब मान लीजिए हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी कर ली, सब कुछ ठीक है, तो जो हमने कैलकुलेट करा था कि वर्स्ट केस में इतनी कॉल्स पॉसिबल हो सकती है जो कि वेल विद इन द लिमिट है। तो ये क्वेश्चन हमारा यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग विद रिकर्जन में आराम से हो जाएगा। और सिंपली लॉजिक क्या होगा ट्रू और फॉल्स का, तो जब किसी भी स्टेप पे मैं अपने लेफ्ट और राइट पार्टीशन में कॉल करूंगा तो मैं इनसे आंसर एक्सपेक्ट करूंगा ट्रू और फॉल्स। सिमिलरली इधर से ट्रू और फॉल्स, इनमें से अगर किसी ने भी मुझे ट्रू दिया तो मैं ऊपर ट्रू रिटर्न करूंगा, तो इसका मतलब है मैं इसके आंसर का और ले रहा हूँ। अगर मैं इसको लेफ्ट बोलूँ इसको राइट बोलूँ तो लेफ्ट और राइट। अब बेस केस तो एक हमें ये मिल गया कि अगर जीरो होगा देन हम रिटर्न करेंगे ट्रू। दूसरा बेस केस हो सकता है कि अगर इंडेक्स मतलब खत्म हो गया, अब मैं यहाँ पहुंचने के बाद तो रिकर्सिवली कॉल करूंगा नहीं इंडेक्स प्लस वन। अगर ऐसा हुआ मतलब हम आउट ऑफ बाउंड हो गए, हमने सारे नंबर देख लिए और जीरो नहीं बन पाया सम, तो मैं उस केस में फॉल्स रिटर्न करूंगा। तो और एक केस ये भी हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ 5 सम था और मैं यहाँ पर था और मैंने इसको 11 को यूज कर लिया, तो 5 - 11 -6। तो अगर मेरा सम किसी भी पॉइंट पे नेगेटिव हो जाता है इसका मतलब है कि मैंने उन सभी एलिमेंट्स को पिक कर लिया है जिनका सम ही जो मैं सम बनाने वाला हूँ उससे ज्यादा हो चुका है, तो उस केस में भी आप फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो ये मेरे बेस केसेस हो जाएंगे। तो चलिए इसी लॉजिक को एक बार पाइथन में कोड कर लेते हैं। तो चलिए जैसा हमने डिस्कस करा है उसी को पाइथन में कोड कर लेते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ एरे स्टोर कर लेते हैं एन वेरिएबल्स में। देन हम टोटल सम
जो एरे का है उसको स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में, सम ऑफ नम्स। और अपना फर्स्ट चेक कर लेते हैं कि अगर टोटल सम की वैल्यू ऑड ऑड वैल्यू है, मतलब अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 करूं और ये 1 आए मतलब ऑड है, तो मैं यहीं से रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, आगे प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। देन मैं उस रिकर्सिव फंक्शन को लिखूंगा जिसके हम जो हमने डिस्कस करा था, जिसका फर्स्ट आर्गुमेंट इंडेक्स होगा और सेकंड करंट सम मान लीजिए, जो सम हमें बनाना है विद करंट इंडेक्स से लेके लास्ट के इंडेक्स तक जितने भी वैल्यू हैं उनको पिक करके, उनको सेलेक्टिवली पिक करके, मतलब किसी को पिक करो और किसी को मत करो। सबसे पहला बेस केस, अगर इंडेक्स हमारा n के बराबर हो गया, मतलब एरे ही खत्म हो गया पूरा, या जो मेरा करंट सम है वो नेगेटिव में चला गया, तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। अगर मेरा करंट सम 0 के बराबर हो गया, मतलब मेरे को मिल गया, एक आंसर मुझे मिल गया, तो मैं यहाँ से रिटर्न ट्रू कर दूंगा। और लास्ट में मैं दो रिकर्सिव कॉल करूंगा, इंडेक्स प्लस वन। फर्स्ट कॉल में मैंने इंक्लूड करा इंडेक्स प्लस वन को, तो करंट सम जो था उसमें से मैं नम्स ऑफ इंडेक्स पे जो वैल्यू थी उसको माइनस कर दूंगा। या और मतलब अगर इसने ट्रू रिटर्न करा या इसने ट्रू रिटर्न करा, या मैं इंडेक्स को बढ़ा तो दूंगा नेक्स्ट एलिमेंट पे, बट मैं करंट एलिमेंट को यूज नहीं करूंगा, तो मेरा जो करंट सम होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमें यहाँ ये जो वैल्यूज इंटरमीडिएट रिजल्ट हमें मिल रहे हैं इसको स्टोर करना था। तो पाइथन में एक वे होता है, एक डेकोरेटर हम यूज करते हैं @कैशे। अगर आप डेकोरेटर यूज नहीं करते तो आपको एक ऐसे डिक्शनरी बना सकते हो। देन आप उसमें ये की को यूज करके यहाँ पे जो वैल्यू आई ट्रू या फॉल्स उसको पहले स्टोर करेंगे, देन उसको रिटर्न करेंगे और यहाँ पर एक चेक लगा लेंगे इफ कैशे हैज दैट वैल्यू दैट इंडेक्स एंड कॉमा करंट सम। अगर ऐसा है तो आप यहीं से कैशे से रिटर्न कर दोगे और आगे प्रोसेस नहीं करोगे। बट क्योंकि पाइथन में एक इनबिल्ट तरीका होता है @कैशे, जो कि आर्गुमेंट के अगेंस्ट जो इंटरमीडिएट फंक्शन ने रिजल्ट दिया उसको इम्प्लिसिटली स्टोर करके रखता है, और अगर नेक्स्ट टाइम वो फंक्शन उसी आर्गुमेंट के साथ कॉल हुआ तो वो कैश से पिक कर लेता है। इन दी एंड फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट हम 0th इंडेक्स से करेंगे और जिस सम के साथ हम स्टार्ट करेंगे वो होगा टोटल सम बाय 2, मतलब हाफ। तो एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन करके देख लेते हैं। तो हमारे इनपुट टेस्ट केसेस चल रहे हैं, एक बार सिस्टम टेस्ट केसेस को भी रन करके देख लेते हैं। तो हमारे सिस्टम टेस्ट केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं एक बार क्विकली दिखा देता हूँ कि अगर मैं कैशिंग का यूज़ ना करूँ तो यहाँ पर टाइम लिमिट एक्सीड मुझे मिलेगा। तो आप देख सकते हैं हमें टाइम लिमिट एक्सीड मिल चुका है। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कैसे करते हैं। हालांकि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, मतलब इस तरह के और भी क्वेश्चन होते हैं। आई थिंक गोल्ड कॉइन प्रॉब्लम भी समथिंग ऐसे ही होती है, जिसमें आपको कॉइन्स दिए गए होते हैं और आपको उन कॉइन्स को यूज करके एक सर्टेन अमाउंट, या आपके पास एक बैग होता है जिसमें सर्टेन अमाउंट या आप फिल आउट कर सकते हो कॉइन्स को लेके, और आपको बताना होता है कि आप वो बैग फुल फिल कर सकते हो या नहीं। या और भी वेरिएशन है कि एक चोर है जो हाउसेस से पैसे चुरा रहा है, तो क्या वो एक सर्टेन अमाउंट के पैसे चुरा सकता है या नहीं। मतलब कोई भी वेरिएशन आप बना सकते हो इस क्वेश्चन की। हालांकि ये काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, हो सकता है काफ़ी लोगों ने पहले भी कर रखी हो, बट जिन्होंने नहीं कर रखी है उनके लिए एक बेसिक स्टार्ट है 2D डायनेमिक प्रोग्रामिंग। 2D मतलब होता है कि जब स्टेट, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो होती है वो डिफाइन होती है स्टेट से। जैसे ये स्टेट है तो इसमें दो स्टेट है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट स्टेट वन, सेकंड आर्ग्यूमेंट स्टेट टू। स्टेट होते हैं जो किसी भी करंट, आप सब प्रॉब्लम बोल सकते हैं, उसको डिफाइन करती है। तो इस स्टेट के लिए जो वैल्यू या जो आंसर रिटर्न हुआ वो उस स्टेट के अगेंस्ट स्टोर होता है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्टेट से डिफाइन हो रही है, तो ये एक 2D डीपी एरे है। तो मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।